अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले दोस्तों आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, बाब नंबर 4, जिसका नाम है हैवानी किंगडम, या हम उसको कहते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या होता है? जिस तरह से हमने पहले प्लांट किंगडम पढ़ा और हमने डिफरेंट प्लांट के स्टडी वहां पर किए, तो हमने प्लांट किंगडम के स्टडी किए और प्लांट किंगडम में हमने स्टडी किया था कि प्लांट किंगडम के अंदर बड़े बड़े 5 ग्रुप बनाए गए हैं। एल्गी, और उसके बाद है आपका रोडोफाइसी, इसके बाद है आपके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सारे प्लांट किंगडम के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट की कैटेगरीज की हमने स्टडी किए थे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हैवानी किंगडम, और इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो एनिमल है उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया। एनिमल को क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से उसूल है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नुकात है जिसकी बुनियाद पे हैवानी किंगडम बनाया गया या एनिमल किंगडम बनाया गया। तो हमने कहा कि हम ये देखते हैं कि हमारे जो चारों अतराफ यानी पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अक़साम के और मुख्तलिफ शक्ल व साख्त के जानवर दिखाई देते हैं। आप देखेंगे हमारे पास इंसान है, इंसान जो जानदार है वो 2 पाँव पे चलता है। अगर हम बैल की बात करें, गाय की बात करें या उनकी नूह की बात करें, तो उनको देखेंगे तो आप 4 पाँव हैं, उनकी अलग अलग शक्लें हैं, उनकी अलग अलग साख्त है। उसमें अंदर बकरी भी आ जाती है, उसके अंदर फिर सारे जानदार आ जाते हैं जिनके 4 पाँव हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास छोटे से कुछ छोटे साइज में हैं, कुछ बड़े साइज में हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जिनकी खालों के ऊपर बालें हैं, कुछ जानदार ऐसे जिनकी खालों के ऊपर कोई बाल नहीं है। तो अलग अलग अक़साम है, अलग अलग उनकी क्या है, शक्लें हैं। अभी तक ये बात बताई जाती है कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा अनवा के जानवरों को पहचान हो सकी है। यानी अलग अलग किस्म के जो जानदार हैं, तो 10 लाख है पूरी दुनिया के अंदर। 10 लाख ऐसी है जो जिनको हमको मालूम है, और अल्लाह ताला की इस जमीन के ऊपर ऐसे कितने जानदार है जो अभी भी नहीं मालूम। इसलिए जानवरों की दर्जाबंदी और भी जरूरी है। यानी अगर हमको किसी चीज को याद रखना है, यानी हमको खुद हमारे बहुत सारे, अगर हमारे पास बहुत सारे हमारे घर में अगर हमारी अपनी खुद की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीजें हमारी है, तो उनको याद रखने के लिए भी हम उनको क्लासीफाई करते हैं, उनकी दर्जाबंदी करते हैं। तो ये तो जानदार है, और इतने हैं 10 लाख जानदार हैं, और इनकी कितनी किस्में हैं, इनको अगर हमको याद रखना है तो हमको उनकी दर्जाबंदी करना पड़ेगा। दर्जाबंदी से नए अनवा की तरतीब में क्या होती है, हमको मदद मिलती है। तो दर्जाबंदी करने से खास बात ये होती है कि जो नई चीजें हैं वो हमको याद रहती है, उनकी तरतीब करने में हमको मदद मिलती है। दर्जाबंदी की बुनियादें क्या है? अब जानदारों के अंदर अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर क्लासिफिकेशन की बुनियादें क्या है, तो दर्जाबंदी की बुनियादें क्या है, हम उस पर बात करें। जानवरों की बनावट और साख्त मुख्तलिफ होने के बावजूद कुछ बुनियादी चीजें ऐसी है जो कलिये की तरतीब के लिहाज से कुछ जानवरों में यकसा होती है। यानी हम ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है, कुछ ना कुछ यकसानियत होती है। भले ही बनावट अलग हो, उनकी साख्त अलग हो, उनके दिखने का स्ट्रक्चर अलग हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर एक के अंदर क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है, एक जैसी दिखाई देती है। मसलन अगर जिस्म की बनावट की बात करें तो कुछ जानदार ऐसे हैं जिनकी बनावट में जो तवाजुन आता है वो एक जैसा आपको दिखेगा। सीलोम की खासियत यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करेंगे, या जो कैनाल है उसकी बात करेंगे, तो सीलोम की जो खासियत है वो निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम दौरान खून, जो पूरा हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके जरिए पूरा खून पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, उसका दौरान होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो, और इसी तरह से निज़ाम तौलीद। तो ये ऐसी खुसूसियात है दर्जाबंदी करते वक्त जहन में रखी जाती है। तो अगर जानवरों को हम क्लासीफाई करेंगे तो उनको क्लासीफाई करते वक्त इन बातों को जहन में रखना पड़ेगा, और इनमें से कुछ का जिक्र हम मंदरजा झैल हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की यकसानियत या डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करें हर्बीवोर्स में, यानी वो जानदार जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं या झाड़ियां खाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम इन कार्निवोरस यानी ऐसे जानदार जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारी यकसानियत है।
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारी यकसानियत है और बहुत छोटा सा इनके अंदर क्या है, फर्क आपको आसानी से दिखाई देगा। इसी तरह अगर ब्रीथिंग सिस्टम की बात करें तो सबके अंदर ब्रीथिंग सिस्टम है, सबके अंदर ऑक्सीजन लेने की और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पार्ट्स है, और ये पार्ट सबके अंदर मौजूद है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, यकसानियत है। इन यकसानियत की बुनियाद पे इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर क्या किया गया है, दर्जाबंदी की गई है ना। अगर पहली दर्जाबंदी का पहला पॉइंट अगर ले कि पहली जो बेसिस है या पहली बुनियाद है, तो वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली बुनियाद क्या है, लेवल ऑर्गेनाइजेशन की तरतीब इनके अंदर कैसी है, तो तरतीब के जो दर्जात है वो किस तरह से। तो एनिमलिया के जितने भी मेम्ब्रान है वो कैसे है, कसीर खलवी। हमको ये मालूम है कि जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे कैसे है, कसीर खलवी होते हैं। मगर अगर इनकी बात करें तो सारे मेम्ब्रान यकसा खलिए की तरतीब का इजहार नहीं करते। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें यानी सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर है, तब भी इनके जो शेप बना रहे ये सारे कसीर खलवी सेल मिलके, तो कोई शेप सेम नहीं है, अलग अलग है। जैसे अगर हम स्पॉन्जिस की बात करें तो स्पॉन्जिस ढीले खलियों का मजमूआ है। स्पॉन्जिस क्या है, ये ढीले खलियों का मजमूआ। ढीले खलियों का मतलब, ढीले खलियों का मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको कौन सी लेवल दिख रही है, सेल्यूलर लेवल। कौन सी लेवल दिख रही है आपको, सेल्यूलर लेवल, यानी यहाँ पर सिर्फ सेल है जो एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड है, बस इनके बीच में कोई मजबूत बॉन्डिंग नहीं है। तो जो पहली लेवल है वो कौन सी है, सेल्यूलर लेवल है, मजमुआ है, यानी इनमें तरतीब का जो दर्जा है खलिए तक महदूद है। यहाँ पर जो तरतीब है, यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ सेल की हद तक महदूद है। हालांकि किसी हद तक मुख्तलिफ खलिए मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर और एक खास बात क्या है कि एक खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी सेल है, ये जो सेल है इनकी ऑर्गेनाइजेशन ये है कि ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ये ढीले है, बट इनके अंदर जो काम होंगे, इनके अंदर काम कौन से होंगे, फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर होगा हाजमे का काम, इनके अंदर होगा दौरान खून का काम। ये जो भी काम है हर सेल यहाँ पर खुद अपना काम करेगा। इसलिए यहाँ जो लेवल है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी हद तक मुख्तलिफ खलिए मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर हर खलिया अलग अलग काम अंजाम देगा या एक से ज्यादा वो काम अंजाम देगा। फिर सीलेंटेरेटा की अगर हम बात करें, एक और है सेलेंटेरेटा। तो सेलेंटेरेटा में जो खलिए की तरतीब है किसी हद तक पेचीदा है। वहां पर जो खलिए की जो ऑर्गेनाइजेशन है, खलिए का जो नज्म है, खलियों को जिस तरतीब में रखा गया वो थोड़ा सा क्या है, पेचीदा है। इनमें एक तरह के काम को अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ खलिए मिलकर क्या करते हैं, बाफ्त या टिश्यू की शक्ल में क्या होते हैं, मुरत्तिब होते हैं, तरतीब देते हैं। यानी ये जो सेलेंटेरेटा वाले हैं इनके अंदर पेचीदगी क्या है, पेचीदगी ये है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल की है। कौन से लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल की मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ खलिए मिलेंगे, मुख्तलिफ खलिए मिलेंगे, और ये मुख्तलिफ खलिए मिलके क्या करेंगे, ये मुख्तलिफ खलिए मिलकर क्या बनाएंगे, बाफ्त बनाएंगे या टिश्यू बनाएंगे। और ये बाफ्त और ये टिश्यू किसी एक काम को अंजाम देंगे। ये टिश्यू मिलके क्या करेंगे, किसी एक काम को क्या करेंगे, अंजाम देंगे। किसी एक काम को मतलब या तो ये हाजमे का काम अंजाम देंगे, ये टिश्यू या तो हाजमे का काम अंजाम देंगे, या ये टिश्यू दौराने खून में हेल्प करेगा, या ये टिश्यू क्या करेगा, रेस्पिरेशन यानी अमले तनफ्फुस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यह दो पहली लेवल है जो एक स्पॉन्जी के अंदर देखने को मिल रही है, दूसरी लेवल है जो किसमें देखने को मिल रही है, सेलेंटेरेटा में। स्पॉन्जिस के अंदर जो लेवल देखने को मिल रही है वो सेलुलर लेवल है, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के सेल है और मुख्तलिफ किस्म के सेल मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जना सेलेंटेरेटा है जहां पर थोड़ा सा पेचीदा सिस्टम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसमें क्या है, बहुत सारे खलिए हैं, वो खलिए मिलकर एक दूसरे के साथ बाफ्त बनाते हैं, और ये बाफ्त काम को अंजाम दे रही है। कोई बाफ्त है वो हाजमे का काम करेंगी, कोई बाफ्त है वो दौरान खून का काम करेंगे, कोई बाफ्त है वो रेस्पिरेशन का काम करेंगे। इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे जानवरों में तरतीब बाफ्त की सतह यानी टिश्यू लेवल पर होती है। यहाँ पर जो तरतीब होती है वो तरतीब किस लेवल पे होती है,
टिश्यू लेवल पर होती है। फिर इसके बाद इससे ज्यादा मजीद पेचीदा तरतीब, इसके बाद क्या होती है, पहली लेवल जो था वो बहुत आसान थी, दूसरी लेवल थोड़ी पेचीदा थी, अब तीसरी जो लेवल आ रही है वो बहुत ज्यादा पेचीदा है। उज़वी सतह, ये कौन सी है, उज़वी सतह यानी ऑर्गन लेवल, ये कौन सी लेवल है, ऑर्गन लेवल है। तो ये लेवल कहाँ देखने को मिलेंगी, ये देखने को मिलेंगी हमको प्लैटीहेल्मिन्थ, कहाँ पर देखने को मिलेंगे ये, प्लैटीहेल्मिन्थ। तो प्लैटीहेल्मिन्थ के अंदर हमको कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी तरतीब हमको देखने को मिलेंगी, तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा उज़वी सतह की तरतीब। कौन सी देखने को मिलेगी, उज़वी सतह की तरतीब, या हम उसको कहेंगे ऑर्गन लेवल। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो है प्लैटीहेल्मिन्थ। इससे ऊपर के जानवरों में पाई जाती है, यानी प्लैटीहेल्मिन्थ और इससे ऊपर के, इसके बाद वाले जितने भी जानवर होंगे उन सारे के सारे जानवरों के अंदर हमको कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, उज़वी सतह की, या हम उसको कहेंगे ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ ऑर्गन कहाँ से बनता है, तो यहाँ ऑर्गन जो बनता है वो कई तरह की बाफ्ट मिलकर, बहुत सारी डिफरेंट बाफ्ट मिलेगी और कई तरह की बाफ्ट मिलकर क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी उज़ू। वो क्या बनाएंगी, उज़ू बनाएंगी, या वो क्या बनाएंगी, एक पर्टिकुलर आजा बनाएंगी, एक पर्टिकुलर क्या बनाएंगी, ऑर्गन बनाएगी। तो सिंपल यहाँ पर याद रखना है कि मुख्तलिफ किस्म के बाफ्ट मिलकर आजा बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बाफ्ट मिलकर क्या बनाते हैं, आजा बनाते हैं। और ये जो आजा बनेंगे या हम जिसको कहेंगे उज़ू, ये उज़ू में से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दिल, तो दिल का काम क्या है, दौरान खून। अगर हम यही उज़ू में बात करें फेफड़े, फेफड़े की बात करें तो ये क्या करेंगे, अमले तनफ्फुस ना। और इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे ऑर्गन के अंदर, तो उनका दौरान हो गया, अमले तनफ्फुस हो गया। इसी तरह से अगर बात करें मैदे की, तो मैदा क्या करेगा, हमारा हमारा मैदा दूसरा काम करेगा। अगर मैदे की बात करें तो मैदा काम करेगा हजम करने का, या अमले इन्हेज़ाम में वो क्या करेगा, काम करेगा। तो बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ याद रखना है कि सबसे पहले जो लेवल थी वो लेवल कौन सी लेवल थी, वो खलिए की लेवल थी। दूसरी जो लेवल थी वो किसकी लेवल थी, बाफ्ट की लेवल थी। तीसरी लेवल जो है वो उज़ू की लेवल है, या हम यहाँ कहेंगे आज़ा की लेवल थी। ठीक है, याद रखिए। और यहाँ पर क्या होता है, हर उज़ू एक खास अमल को या हर काम को मखसूस होता है। जानवरों में या जानवर में जिनमें मुख्तलिफ उज़ू आपस में मिलकर, अब कौन सी लेवल आएंगी, अब ये लेवल है कि मुख्तलिफ उज़ू आपस में मिलकर एक मुकम्मल निज़ाम मुरत्तिब करते हैं। अब जो लेवल आएंगे उसमें क्या होगा कि बहुत सारे उज़ू मिलेंगे और एक सिस्टम बनाएंगे। इनमें ये निज़ाम या ये सिस्टम एक खास इल्मी अल-फ़िज़ाई या फिजियोलॉजिकल, इल्मी अल-फ़िज़ाई, इल्मी अल-फ़िज़ाई यानी फिजियोलॉजिकल काम अंजाम देता है। ये तरतीब उज़वी निज़ाम की सतह पर होती है। ये जो तरतीब होती है किस लेवल पर होती है, उज़वी निज़ाम। तो चौथा सिस्टम कौन सा हो गया, उज़वी निज़ाम की तरतीब। उज़वी निज़ाम की तरतीब का मतलब होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। कौन सा ये, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पर बहुत सारे उज़ू मिलेंगे और वो उज़ू मिलके क्या करेंगे, आपके काम करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, दौरान खून काम करवाने वाला दिल का काम है, फेफड़ों का काम है, अमले तनाफुस, और अमले निज़ाम का काम किसका है, मैदा। अब ये जो उज़ू बने थे, पहले सिर्फ दिल काम कर रहा था, फेफड़े और मैदा, अब ये तीनों भी उज़ू एक साथ मिलके अलग अलग काम करेंगे। तो दिल को अगर खून ट्रांसफर करना है तो वो खून को कहाँ से जाना चाहिए, वो खून को फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जाना चाहिए। तो और वो खून को उस खून को मैदे से क्या लेके जाना चाहिए, खाना लेके जाना चाहिए, न्यूट्रिएंट लेके जाना चाहिए। तो अब ये तीनों भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगेंगे। पहले अलग अलग काम करते थे, अब ये तीनों मिलकर एक ही सिस्टम के साथ काम करेंगे। इसलिए इस सिस्टम को कहा जाएगा उज़वी निज़ाम की सतह पर
सिस्टम। और यहाँ पर जो लेवल काम होंगी या जिस लेवल पे ये काम अंजाम होगा ये फिजियोलॉजिकल लेवल पे होगा। कौन सी लेवल पे होगा? फिजियोलॉजिकल लेवल पे ये पूरे काम होंगे बॉडी के अंदर। इसकी मिसालें कौन सी है? तो इसकी मिसालें है एनालिड्स, इसकी मिसालें है आर्थ्रोपोड्स, इसकी मिसालें है मोलस्का, इसकी एक और मिसाल है एकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है आपको कि ये जितने भी निजाम या जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हर लेवल का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। खलिए की लेवल का, बाफ्ट की लेवल का एग्जाम्पल, उज़वी लेवल में और उज़वी निजाम की तरतीब का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फिर इन फाइला यानी जितने भी फाइला है कि मेम्ब्रान उज़वी निजाम की पेचीदगियों के कई नमूने पेश करते हैं। अब ये जो उज़वी निजाम है, इस उज़वी निजाम के अंदर भी बहुत ज्यादा पेचीदगी है। उज़वी निजाम में पेचीदगी क्या है कि इनके अंदर भी अलग अलग जानदारों की अगर बात करें तो अलग अलग जानदारों के अंदर उज़वी निजाम भी अलग अलग है और थोड़ा सा पेचीदा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर कुछ जानवरों में निजाम हाज़मी की अगर हम बात करें, निजाम हाज़मी की बात करें तो कुछ जानवरों में निजाम हाज़मा अधूरा होता है। कैसा होता है? निजाम हाज़मा अधूरा होता है। अब ये निजाम हाज़मा अधूरा कैसा है? तो इस निजाम अधूरा निजाम हाज़मे का मतलब है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। तो अधूरा निजाम इन्हेजाम होता है। और कुछ के अंदर क्या होता है? ये मुकम्मल होता है। कुछ के अंदर कैसा होता है? मुकम्मल। मुकम्मल मतलब कंप्लीट। मुकम्मल मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि ऐसा निजाम इन्हेजाम जिसके अंदर माउथ और एनस ये दोनों भी एक ही सिरे पर ओपन होते हैं। ये दोनों भी एक ही इंड के ऊपर ओपन होते हैं। तब इसको कहा जाता है अधूरा निजाम इन्हेजाम। यानी यहां से खाना भी इंटर होगा और यहीं से वेस्टेज मटेरियल भी क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो इस तरह से जिन जानदारों के अंदर होता है उन जानदारों के इस उज़वी निजाम को और निजाम इन्हेजाम को क्या कहा जाएगा? अधूरा निजाम इन्हेजाम। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि प्लेटीहेल्मिस का जो निजाम इन्हेजाम है वो कैसा है? अधूरा है। अधूरा है मतलब उनका जो ओपनिंग है, जो माउथ है और जो एनस है वो एक ही सिरे पर मौजूद है। वो वहीं से खाएंगे और वहीं से वो बॉडी से क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो इसके जिस्म में सिर्फ क्या होता है? एक ही सुराख बाहर की तरफ होता है। तो जिसके पास एक ही सुराख हो और वही माउथ हो और वही एनस हो तो उसको कहेंगे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या उसको कहेंगे हम अधूरा निजाम इन्हेजाम। ठीक है। नाउ दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि उनके जो जिस्म होता है उनमें यह होता है कि मुकम्मल निजाम इन्हेजाम। और मुकम्मल निजाम इन्हेजाम में होता क्या है कि उनके पास होते हैं दो सुराख। उनके पास क्या होते हैं? दो सुराख होते हैं या दो इंड होते हैं। एक के जरिए क्या करता है? खुराक अंदर ली जाती है और दूसरे सुराख के जरिए क्या होता है? फुजला बॉडी से बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये राउंड वॉर्म है। ठीक है, ये राउंड वॉर्म है। इसकी एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका माउथ यहाँ पर है और इसका एनस यहाँ पर है। यहाँ पर एक सुराख है और यहाँ पर एक सुराख है। इस सुराख की मदद से वो खाना अंदर लेगा और इस सुराख की मदद से वो फुजला और वेस्ट मटेरियल बॉडी से क्या करेगा? बाहर करेगा। तो हम ये देखेंगे कि जो उज़वी निजाम है, इस उज़वी निजाम के अंदर भी बहुत ज्यादा पेचीदगियां है। अलग अलग उज़वी निजाम के अंदर अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग है उनके अंदर पेचीदगी है, अलग अलग उनके काम है। इसी तरह अगर हम निजाम दौरान खून की बात करें, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें जहां पर ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, खून को पूरी बॉडी के अंदर घुमाया जाता है, तो एक जो निजाम है उसको कहा जाता है ओपन सिस्टम। तो निजाम दौरान खून एक होता है आजाद खिलफा
और दूसरा होता है बंद किस्म का, या उसको हम कहेंगे क्लोज टाइप। अब ये जो आजाद किस्म है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जिस्म के अंदर जो खून है वो कल्ब के जरिए बाहर पंप किया जाता है। कल्ब के जरिए कहाँ पंप किया जाता है, बाहर पंप किया जाता है, और खून सीधा कलियों और बाफ तक पहुंचता है। और खून डायरेक्टली किसको मिल जाएगा, खून डायरेक्टली या तो कलियों को मिल जाएगा, खून डायरेक्टली या तो किसको मिल जाएगा, बाफ्त को। और वो खून से नहा जाते हैं, और वो खून से क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से नहा जाते हैं, उनके ऊपर से पूरा खून बह जाता है। लेकिन बंद टाइप में, या हम बंद किस्म में या क्लोज टाइप में अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो खून होता है जो कल्ब से निकलेगा, खून जो कल्ब से निकलता है, जिसमें खून पतली पतली नलकियों, पतली पतली नलकियों या पतली पतली नालियों, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, है ना। जो हमारे बॉडी के, हमारे जो कल्ब है, उस कल्ब से रगे निकलती है, या उस कल्ब तक क्या जाती है, रगे जाती है। तो यही रगों को बात किया जा रहा है, नलकिया। तो जिसमें हमारे जो बंद किस्म है, इसमें क्या होता है कि खून दिल से निकलेगा, लेकिन इस खून को लेकर जाने वाली नालियां और इस खून को वापस लाने वाली नालियां, ये नालियों के जरिए खून जाएगा और नालियों के जरिए खून वापस आएगा। तो इस सिस्टम को, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर खून क्लोज्ड यानी बंद नालियों के अंदर बह रहा है, इसलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, क्लोज टाइप कहा जाता है, या बंद किस्म। तो जिसमें खून पतली पतली नलकियों के जरिए पूरे जिस्म में क्या करता है, दौड़ता है। तो कुछ जानदार ऐसे होंगे या कुछ एनिमल ऐसे होंगे जिनके अंदर खून का जो दौरान है वो या तो नालियों के जरिए होगा या बगैर नालियों के होगा, बगैर नालियों के होगा। जहां पर नालियों के जरिए हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, बंद किस्म का निजाम दौरान खून, निजाम दौरान खून। और जहां पर ये खून ओपनली बहेगा, खुला बहेगा, डायरेक्टली सेल के साथ मिल जाएगा, नालियों के जरिए नहीं बनेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, आजाद किस्म। उसको क्या कहेंगे हम, आजाद किस्म का निजाम दौरान खून, क्या कहेंगे, आजाद किस्म का निजाम दौरान खून। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपको याद रखना है कि जानवरों को जिस बुनियाद पे हम डिवाइड, दर्जाबंदी करेंगे, उसमें सबसे पहले क्या है, उसमें सबसे पहली दर्जाबंदी जो है वो तरतीब है, कि हमारे पास जो कलियां उनकी तरतीब किस तरह से है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दूसरा जो है वो है तनासुब। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तनासुब। तनासुब मीन्स सिमेट्री, तनासुब मीन्स सिमेट्री। तनासुब की बुनियाद पर जानवरों को तकसीम किया गया है। पहला है, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस ज्यादातर गैर तनासुब यानी असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, यानी अगर हम उनको मरकजे से काटे, या उनका जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से अगर उनको दो टुकड़ों में डिवाइड करने लगे, तो होता क्या है कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होता। वो क्या होता है, दो अनइक्वल पार्ट में, दो ना बराबर हिस्सों में वो क्या होता है, तकसीम हो जाता है। तब हम क्या कहते हैं उसको, असिमेट्रिकल। तो यहाँ पर याद रखिए कि अगर आप स्पॉन्जिस को कट करेंगे, तो स्पॉन्जिस को जब आप क्या करेंगे, मरकजी हिस्से से गुजरने वाली लाइन उन्हें दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करती है, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे असिमेट्रिकल। इसके बरक्स, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसके बरक्स जब हम कोई लाइन जिस्म के सेंट्रल एक्सिस से गुजारते हैं और उन्हें दो यकसा हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। तब हम उसको क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। यानी सेंट्रल एक्सिस से अगर कोई लाइन गुजर रही है और उन्हें दो यकसा हिस्सों में अगर वो तकसीम कर रही है, तो हम उसको कहेंगे रेडियल सिमेट्री। अगर इसकी एग्जांपल देखें, जैसा सेलेंटेरेट्स, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्मेटा, इसी तरह का तनासुब वो क्या करते हैं, अपने अंदर रखते हैं। जानवरों जैसे एनेलिड्स की अगर बात करें या आर्थ्रोपोड्स की बात करें, तो इनमें क्या होता है, एक ही लाइन जिस्म को यकसा दाएं और बाएं हिस्सों में क्या कर देती है, तकसीम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। तो बच्चों यहाँ बेसिक चीजें आपको क्या क्या याद रखना है। पहली चीज याद रखना है कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, और असिमेट्री का मतलब क्या होता है, दो ना बराबर हिस्सों में तकसीम करना। जब एक जैसे हिस्से बनेंगे तो हम बोलेंगे सिमेट्री, जब दो अलग अलग बनेंगे तो हम कहेंगे
असिमेट्रिक। अब कुछ लाइन ऐसी होती है जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरेंगी, तो सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली हर लाइन, सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली हर लाइन दो मुनासिब हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करती है, तब उस कंडीशन को हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये गोल है, इसका जो भी एक्सिस अगर सेंटर से जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको दो, हर पार्ट इसको क्या करेगा, इक्वल पार्ट में करेगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ये देखिए यहाँ रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिल रहा है कि आप लाइन किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करिए, आपको क्या मिलेगा, आपको दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। बायलेटरल सिमेट्री में देखिए, अगर आप इस तरह से कट करते हैं तो आपको दो इक्वल पार्ट मिलेंगे कि नहीं, बल्कि इसी डायरेक्शन में अगर आप कट करते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। और इसी तरह से है असिमेट्रिकल, यानी यहाँ पर कोई स्पेशल, कभी भी आप किधर भी डायरेक्शन में कट करिए, किसी भी पॉइंट से आप गुजर जाइए, आपको दो अनइक्वल पार्ट ही देखने को मिलेंगे। तो इसको बेसिक कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि कुछ जानदारों को सिमेट्री की बुनियाद पे भी अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया, और यहाँ पर बेसिकली जो डिवीजन है या दर्जाबंदी, जो दर्जाबंदी है उसमें एक है असिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियल सिमेट्री, तीसरा है बायलैटरल सिमेट्री। नाउ एक और दर्जाबंदी का एक और पॉइंट है, एक और बेसिस है, वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक तरतीब, या उसको कहेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जो जानवर होते हैं, जानवर, उन जानवरों में खलिए दो खास तह बनाती है, और ये जो खास तह होती है कौन सी होती है, इनको कहा जाता है एम्ब्रियोनिक लेयर। यानी यहाँ पर होता क्या है, मैं एक कंसेप्ट आपको यहाँ समझाता हूँ जिससे आपको और आसानी होगी कि जब हम ये कहते हैं कि एग सेल होता है और स्पर्म सेल होता है, एग सेल और स्पर्म सेल के इंटरेक्शन की वजह से बनता है जाइगोट, और इस जाइगोट के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन होता है, इससे बनता है आगे चल के एम्ब्रियो। इससे आगे क्या बनता है, एम्ब्रियो। और इन एम्ब्रियो के अंदर बनती है लेयर्स, इस एम्ब्रियो के अंदर क्या बनती है, लेयर। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो लेयर होती है, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, तीन लेयर होती है। ये लेयर्स आगे चल के क्या बनाएंगी, ये लेयर्स चल के आगे हमारे बॉडी के क्या बनाएंगी, उजू बनाएंगे। तो उजू कुछ जानदारों के अंदर सिर्फ दो लेयर से बन जाएंगे, और कुछ जानदारों के अंदर ये उजू जो बनेंगे ये तीन लेयर से बनेंगे। अब ये दो लेयर से कौन कौन से उजू बनते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तीन लेयर से कौन कौन से उजू बनने वाले हम ये आगे पढ़ने वाले। यहाँ जो बेसिक आपको याद रखना है कि अगर दो लेयर है तो उनको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। अगर दो लेयर है अगर किसी जानदार के एम्ब्रियो के अंदर तो उसको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक, और अगर किसी के अंदर है तो उसको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी ऐसे एनिमल जिनके पास सिर्फ दो लेयर है और ऐसे एनिमल जिनके पास तीन लेयर है, इस तरह से इनके नाम है। तो अब यहाँ से अब आपको और समझने में आसानी होगी। तो कुछ जानवर होते हैं जिनमें दो खास तहों यानी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, यानी एक लेयर वो होती है जिसको कहते हैं बाहरी, तो उसको कहते हैं एक्टोडर्म, और दूसरी होती है अंदरूनी जिसको कहते हैं एंडोडर्म। तो जो बाहर की है उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म, और जो अंदर की उसको कहेंगे एंडोडर्म। अगर दो लेयर है तो उनको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल या डिप्लोब्लास्टिक जानवर। मसलन अगर हम बात करें कि सीलेंट्रेट की, तो सीलेंट्रेट ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह से कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर ये होता है कि मीजोगिलिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर, उनके पास क्या होता है, मीजोगिलिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर। और ये कहां पर होती है, ये एक्टोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान में क्या होती है, मौजूद होती है। यानी अगर ये डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होता है इनके दरमियान, यानी इनकी दोनों भी लेयर एक्टोडर्म और इंडोडर्म, इन दोनों लेयर के दरमियान में मीजोगिलिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। इनके अलावा कुछ जानवर वो होते हैं जिनमें एक मजीद दरमियानी तह मीजोडर्म होती है। कौन सी तह होती है, मीजोडर्म होती है। और क्योंकि ये तीन लेयर हो गई इसलिए अब उनको क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जैसे प्लैटीहेल्मिन्स से लेकर कॉर्डेट जितने भी फाइला है सबके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक लेयर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
कि अगर ये बात करें हम, ये डिप्लोब्लास्टिक है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ देखिए ये एक लेयर है जिसको हम कह रहे हैं इंडोडर्म जो अंदर है, और ये बाहर की लेयर है जिसको हम कह रहे हैं एक्टोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक एक्स्ट्रा है जिसको हम कह रहे हैं मीजोगिलिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर। यहाँ पर सिर्फ सेल होते हैं, ये कोई स्पेशल लेयर नहीं है। ये मीजोगिलियल सेल है जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मौजूद है। लेकिन अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर इसी मीजोगिलिया लेयर को देखें तो ये मीजोगिलिया लेयर किसमें तब्दील हो गई, मीजोडर्म में, और इसने स्पेशल एक और एक्स्ट्रा लेयर बना दी है। तो कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होते हैं तो उनके अंदर या तो 2 लेयर बनेंगे या तो 3 लेयर बनेंगे। इसी तरह से सीलोम, एक और जमातबंदी के लिए एक और पॉइंट है, वो है सीलोम। सीलोम क्या होती है, किस तरह से काम करती है, हम उसको अब देखेंगे। जिस्म की जो दीवार है, यानी जिस्म की जो दीवार है, जिस्म की जो बॉडी का जो वॉल है, और जो ग़िज़ाई नाली है की दीवार है, ग़िज़ाई नाली की दीवार मतलब जो हमारी इंटरनल कैविटी जो जा रही है उसके बाहर की जो दीवार है, उन दोनों के दरमियान क्या होती है, कैविटी होती है, या हम ये कहेंगे कि उनके दरमियान क्या होता है, स्पेस होती है, या हम ये कहेंगे कि उनके दरमियान क्या होती है, खाली जगह होती है। इस कैविटी की मौजूदगी या अदम मौजूदगी, यानी ये वो मौजूद रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो ये दर्जा बंदी में काफी अहमियत रखती है कि कैविटी अगर हो या कैविटी ना हो। तो कुछ जानदार ऐसे होंगे जिनके अंदर कैविटी होंगी, कुछ जानदार ऐसे होंगे जिनके अंदर कैविटी नहीं होंगी। इस कैविटी को कहते हैं सीलोम। इस कैविटी को क्या कहा जाता है, सीलोम। जिस बॉडी कैविटी पर मीजोडर्म का गिलाफ होता है, और ये जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी कहाँ से बनी होती है, तो ये बॉडी कैविटी बनाने वाली जो लेयर है वो होती है मीजोडर्म। कौन सी लेयर होती है, मीजोडर्म। अगर किसी के अंदर बॉडी कैविटी हो तो उसे क्या कहते हैं, सीलोमेट। उनको क्या कहते हैं, सीलोमेट। तो कुछ जानदार ऐसे होंगे जिनके अंदर बॉडी कैविटी होगी, उन जानदारों को हम क्या कहेंगे, सीलोमेट। जैसे एनिलिड्स, जैसे मोलस्क, जैसे आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स। ये जो फाइला के ग्रुप के हैं, ये जो मेंबर्स हैं, इनके अंदर होती है बॉडी कैविटी। इनके अंदर होता है जो जिस्म की वॉल है और जो ग़िज़ाई नाली है, उनके बीच में एक स्पेस है। ये अगर मौजूद है तो उन जानदारों को कहा जाता है सीलोमेट्स। कुछ जानवरों में ये जिस्मानी खला, यानी ये जो खला है, ये बॉडी जो कैविटी है, ये मीजोडर्म के गिलाफ से नहीं ढका होता। यानी कुछ के अंदर ऐसा होता है वह मीजोडर्म एब्सेंट है, या मीजोडर्म की वजह से वो ढका हुआ नहीं है, बल्कि वो मीजोडर्म के छोटे छोटे गुच्छों में बटा होता है। वहां पर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे मीजोडर्म के गुच्छे, और एक्टोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान में बिखरा हुआ होता है। और ये जो गुच्छे बने, ये छोटे छोटे गुच्छे, ये किसके दरमियान में बिखर गए, ये बिखर गए एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में। इस तरह की जिस्मानी खला को सीडोसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सीडोसिलोम कहते हैं। और जिन जानवरों में ये होती है उन्हें सीडोसिलोमेट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, सीडोसिलोमेट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन है, इसके एग्जाम्पल है एश हेलमिन्थ्स। यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या है, ये है एक्टोडर्म और ये है इंडोडर्म। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में क्या रहती है, मीजोडर्म। लेकिन यहाँ पर जो मीजोडर्म है उसके छोटे छोटे गुच्छे बन गए, और छोटे छोटे गुच्छे बन के ये मौजूद है मीजोडर्म की शक्ल में। लेकिन ये पूरी तरह से मीजोडर्म है क्या, नहीं, ये मीजोडर्म के गुच्छे है जो हमको फॉल्स यानी गलत तरीके से या दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये सीडो है, यानी ये पूरी तरह से वाज़ेह है क्या, नहीं, ये गलत है या हमको नहीं दिखाई दे रहे, कंप्लीटली नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है सीडोसिलोम। क्या कहा जाता है इसको, सीडोसिलोम। पहला वाला वो था जिसको हम कहते थे सीलोम, और ये सीलोम किससे बनी हुई थी, कंप्लीट मीजोडर्म के गिलाफ से। दूसरा है सीडोसिलोम, जहां पर कंप्लीट मीजोडर्म नहीं है बल्कि मीजोडर्म के गुच्छे हैं, छोटे 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 गुच्छे हैं। उन्होंने वहां पर खला बना के रखी है, उन्होंने वहां बॉडी कैविटी बना के रखी है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं सीडोसिलोमेट या सीडोसिलोम। और जिन जानवरों में, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें ये जिस्मानी खला बिल्कुल ही गायब होता है, यानी वहां पर मीजोडर्म एब्सेंट है, वहां पर मीजोडर्म है ही नहीं, या मीजोडर्म है तो वो पूरी तरह से है, उसके बीच में कोई भी स्पेस
नहीं है। तो कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जिस्मानी खला बिल्कुल ही गायब होता है, उन्हें आसिलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? आसिलोमेट कहते हैं। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थ, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थ। तो इसको याद रखना है आपको कि 3 बड़े बड़े ग्रुप बनाए रखे हैं। एक है जिसको हम सिलोमेट कहते हैं, दूसरा है जिसको हम सीडोसिलोमेट कहते हैं, और तीसरा है जिसे हम आसिलोमेट कहते हैं। नाउ बच्चों, एक और लेवल है जिसके जरिए हम उनको दर्जाबंदी करते हैं, वो है सिगमेंटेशन। वो क्या है? सिगमेंटेशन। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके जिस्म के अंदरूनी और बाहरी हिस्से सिलसिलेवार टुकड़ों में बटे होते हैं। यानी उनके अंदर क्या होते हैं? छोटे 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 टुकड़े दिखाई। जिस तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है। तो सिलसिलावार कंटिन्यूअसली ये सारे के सारे क्या है? छोटे 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 अंदरूनी और बैरूनी या बाहरी सतह पे ये छोटे छोटे टुकड़े से इनका जिस्म बना होता है। यहाँ तक के अंदरूनी आज़ा भी, इनके जो अंदरूनी आज़ा भी है, एक के बाद एक ही टुकड़े में दोबारा पाए जाते हैं। यानी इनके पास क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या इसका स्टमक है, वो यहाँ इस टुकड़े से स्टार्ट हुआ, इस टुकड़े तक है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह से पाए जाते हैं। केचुए में ये तरतीब ज्यादा नजर आती है। अगर हम बात करें केचुओं की, अगर हम वॉर्म्स की बात करें, तो उनके अंदर हम इस तरह के स्ट्रक्चर हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसी सिलसिलेवार तरतीब को, अगर इस ये जो सिलसिलेवार तरतीब है, अंदरूनी बाहरी तौर पे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको कहा जाता है मेटामेरिक सिगमेंटेशन। क्या कहा जाता है इनको? मेटामेरिक मेटामेरिक सिगमेंटेशन। क्या कहा जाता है इसको? मेटामेरिक सिगमेंटेशन। मेटामेरिक सिगमेंटेशन। और इस अमल को मेटामेरिज्म कहा जाता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? मेटामेरिज्म। तो आप देखिए, यहाँ ये केचुआ है, यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें तो इसमें इसके बॉडी के जिस्म के अंदर भी देखिए, यहाँ पर ये जो स्टमक है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको है ना बहुत सारे जो जानदार होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे, सिगमेंटेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर तरतीब एक साथ हो, सिलसिलेवार हो, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मेटामेरिज्म। नौ एक और है जिसकी बुनियाद पे जानदारों को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं या बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो वो है नोटोकॉर्ड। वो क्या है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होता क्या है बेसिकली? तो एक तो चीज ये कि कुछ जो हम पहले की बात करेंगे कि कुछ जानवरों में एम्ब्रियो जब तरक्की पजीर होता है, नहीं ऐसा मैंने बताया कि पहले स्पर्म और एग का इंटरैक्शन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो कुछ जानवरों में क्या होता है? एम्ब्रियो के अंदर जब तरक्की होती है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो जिस्म के ऊपरी यानी डॉर्सल साइड में, किस साइड में? डॉर्सल हिस्से में या डॉर्सल साइड पर मीजोडर्म। कौन सी लेयर की बात कर रही है? मीजोडर्म, यानी दरमियानी लेयर। इस दरमियानी लेयर से एक तिनके नुमा उजू उभरता है। एक तिनके नुमा क्या होता है? उजू उभरता है। और उस उजू को कहा जाता है नोटोकॉर्ड। उस उजू को क्या कहा जाता है? नोटोकॉर्ड। ये देखिए यहाँ पर ये जो बताया ना स्ट्रक्चर, ये नोटोकॉर्ड है। इसको क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो जिन जानवरों में ये नोटोकॉर्ड होता है, जिन जानवरों के अंदर नोटोकॉर्ड होता है, उन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है। उन जानदारों क्या कहा जाता है? कॉर्डेट्स। और जिन जानदारों में ये नहीं होता तो उनको कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स। उनको क्या कहा जाता है? नॉन कॉर्डेट्स। फॉर एग्जांपल अगर बात करें पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म, ये सब कौन है? ये सब नॉन कॉर्डेट्स है। और उसके बाद यानी इकाइनोडर्म के बाद जितने भी है, वो सारे के सारे किसमें कंसीडर होते हैं? वो सारे के सारे कंसीडर होते हैं कॉर्डेट्स में। तो यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल इंसानों को अगर इनको समझना है हमको, तो इंसानों के अंदर रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, ये रीढ़ की हड्डी क्या है बेसिकली, या ये रीढ़ की हड्डी जो बनी है कहाँ से बनी हुई है? ये नोटोकॉर्ड। तो इंसानों के अंदर नोटोकॉर्ड की जो तब्दील शुदा शक्ल है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो पॉरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मे तक के जितने भी एनिमल है, वो सब आपको रेंगने वाले दिखेंगे। उनके बॉडी के अंदर कोई स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद के जितने भी एनिमल है आप देखेंगे, वो खड़े हो सकते हैं, झुक सकते हैं, जा सकते हैं, है ना, चल सकते हैं। लेकिन ये ये नोटोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद है, तो उनको कहा जाता है कॉर्डेट, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उनको कहा जाता है नॉन कॉर्डेट। तो ये बहुत बेसिक
बहुत बेसिक, बहुत बुनियाद और बहुत आसान और बहुत कम लफ्जों में ये पूरी क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप किस तरह से दर्जाबंदी करेंगे, कौन कौन से पॉइंट आपको कंसीडर करने होते हैं, वो मैंने आपके सामने बहुत मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने पेश किया। नाउ बच्चों, अगर इस चार्ट को अगर आप देखें तो इस चार्ट को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर इसको समझते हैं तो बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, हम किंगडम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के जितने भी जानदार होते हैं वो कैसे होते हैं? कसीर खलवी। फिर तरतीब की अगर सतह की बात करें या तनासुब की बात करें या जिस्मानी खला या सेलोम की बात करें और कौन कौन से फाइलम इसके अंदर आते हैं, तो अगर पहली बात करें हम तरतीब की सतह की, तो खलवी सतह है और उसके बाद है बाफ्त की सतह या उजू की सतह या उजूवी निज़ाम। खलवी सतह की बात करें तो खलवी सतह के अंदर जितने भी एनिमल आते हैं उनके अंदर तनासुब की बात करें तो ज्यादातर गैर तनासुबी होते हैं और आसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं? गैर तनासुबी और आसिलोमेट, यानी असिमेट्रिकल और आसिलोमेट। फिर कुछ ग्रुप की बात करें तो बाफ्त, उजू या उजवी निज़ाम की बात करें तो कुछ के अंदर जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है, कुछ के अंदर बायलेटरल होती है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अगेन आसिलोमेट होते हैं, फिर कुछ के अंदर सिलोमेट और सिलोमेट होते हैं, कुछ के अंदर सिलियोम के साथ होते हैं और ये उनके क्या है? एग्जाम्पल उनके फाइलम है। तो ये बेसिक चार्ट है जिसको आपको याद रखना है। इकाइनोडर्मेटा में रेडियल या बायलेटरल तनासुब के पाए जाने का इन्हिसार मरहले पर होता है। अगर इकाइनोडर्म की अगर हम बात करें, इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर ये होता है रेडियल या बायलेटरल। तो ये दोनों भी उनके अंदर पाए जाने का क्या होते हैं? इनासार होते हैं और वो उनके मरहले यानी उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर डिपेंड है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप क्या करिए, बुक के अंदर या किताब के अंदर जहां पर सवालात है या जो बच्चे नीट की स्टडी कर रहे हैं वो क्या करिए, इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको सॉल्व करिए। और उर्दू जबान में अगर वो क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इंग्लिश की बुक लीजिए, उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। इंशाल्लाह आपको ये बहुत फायदेमंद होगा। आपको बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे नुकात आपके क्लियर होंगे। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।